नमस्कार। आज हम सिल्विया ब्राउन की किताब एंड ऑफ डेज के कुछ हिस्सों पर नज़र डाल रहे हैं। ये दुनिया के अंत से जुड़ी जो भविष्यवाणियां हैं और अलग-अलग मान्यताएं हैं, उनका एक काफ़ी दिलचस्प कलेक्शन है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टाइम में लोगों ने दुनिया के अंत को कैसे सोचा है, कैसे इमेजिन किया है। हाँ, हमारा इरादा तो बस इन आइडियाज को समझना है ना, उनकी पड़ताल करना है। ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सही। बस देखना है कि इनमें क्या है। हाँ, देखते हैं ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि दुनिया खत्म होने का डर या ये जो सोच है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में इसकी बहुत सी मिसालें हैं, है ना? सही कहा। स्रोत में जैसे बताया गया है कि पोप इनोसेंट थर्ड ने उन्होंने इस्लाम की स्थापना की तारीख में 666 साल जोड़े और कहा 1284 दुनिया के अंत का साल होगा। अच्छा। हाँ। और सिर्फ धर्म की बात नहीं है। हाँ। 19वीं सदी में वो मशहूर फिजिसिस्ट थे लॉर्ड केल्विन। हाँ। उनका भी मानना था कि बस कुछ 100 सालों में इंसानों के लिए ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी। अरे, तो ये दिखाता है कि शायद ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। भविष्य को लेकर थोड़ी उत्सुकता, थोड़ा डर भी। स्रोत इन भविष्यवाणियों को समझने के लिए, मतलब आसानी के लिए, 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सहस्त्राब्दीवाद, फिर सर्वनाशवाद और तीसरा है मसीहावाद। हाँ, मिलेनियलिज्म, अपोकलिप्टिज्म और मेसायनिज्म। तो ये सहस्त्राब्दीवाद या मिलेनियलिज्म, ये क्या है? इसमें ये माना जाता है कि कुछ बड़ी विनाशकारी घटनाएं होंगी और उसके बाद इंसानियत का एक चुना हुआ हिस्सा वो एक तरह के स्वर्ग जैसे या बेहतर युग का अनुभव करेगा। अच्छा, और सर्वनाशवाद, एपोकलिप्टिज्म? वो थोड़ा अलग है। उसमें ईश्वर का प्रकोप, मतलब भयानक घटनाएं, प्रलय, और फिर आखिर में हर इंसान के कर्मों के हिसाब से उसका न्याय होगा, इस पर जोर ज्यादा है। पर मिलती है। और वो तीसरा मसीहावाद? उसका जिक्र तो हुआ, पर मसीहावाद, हाँ। मेसायनिज्म में किसी खास दिव्य या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से जुड़े बड़े बदलाव या दुनिया के अंत की उम्मीद होती है। जैसे कोई बचाने वाला आएगा, कोई मसीहा, और एक नया जमाना शुरू करेगा। इंतजार है उसका। अच्छा, अब कुछ खास जो सांस्कृतिक भविष्यवाणियां हैं उन पर आते हैं। ये मुझे हमेशा से बड़ी रहस्यमयी लगती हैं, जैसे वो माया और चेरोकी कैलेंडर वाली बात। स्रोत में है इसका जिक्र? हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा था 2012 वाला मामला। स्रोत बताते हैं कि दोनों कैलेंडर संयोग से 2012 के आसपास एक साइकिल के खत्म होने का इशारा करते दिखे। हाँ। माया लोगों के लिए ये हमारे सोलर सिस्टम के 5वें चक्र का अंत था, और आगे क्या होगा, विनाश या कुछ अच्छा, ये हमारे कर्मों पर था। हम नेगेटिविटी फैलाते हैं या दयालुता। अच्छा, हमारे एक्शन पर निर्भर। हाँ, और वहीं जो चिरोकी हो गए, उनकी रैटल स्नेक भविष्यवाणी थी, वो भी इसी समय 2012 की तरफ इशारा कर रही थी। उनके लिए एक तरह से सब चीजों के पुनर्जन्म, रीबर्थ का टाइम था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक खास तारीख या समय इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। शायद इंसानों को वक्त को ऐसे साइकिल्स में देखने की आदत है। हो सकता है, एक तरह का ढांचा मिल जाता है ना समझने का। हाँ। इसी तरह एक और अनोखी मान्यता है स्यू जनजाति की, जिसका जिक्र है स्रोत में सफेद भैंस का महत्व, व्हाइट बफेलो। हाँ, सफेद भैंस, इसके बारे में क्या खास बात है? देखें, स्यू लोगों के लिए सफेद भैंस से पवित्र कुछ नहीं। अगर सफेद भैंस पैदा होती है तो वो उम्मीद, हीलिंग और उनकी भविष्यवाणियों के सच होने का संकेत माना जाता है। स्रोत में व्हाइट बफेलो वुमन की कहानी है। उन्होंने लोगों को वो पवित्र पाइप चानुनपा, उसका इस्तेमाल सिखाया। चानुनपा? हाँ, वो पाइप सिर्फ एक चीज नहीं है, वो पृथ्वी, आकाश और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको जोड़ने वाली एक जीती जागती प्रार्थना का प्रतीक है, एक सिंबल है। कमाल है, कैसे एक प्राकृतिक घटना को इतना गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया गया है। ये प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन कई पुरानी संस्कृतियों में दिखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आखिर में स्रोत सिल्विया ब्राउन की अपनी कुछ भविष्यवाणियों का भी जिक्र करते हैं जो थोड़ी अलग सी हैं। हाँ। जैसे उनका मानना था कि 2020 के आसपास एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, वो पब्लिक में सामने आएंगे और सरकारों से समझौते करेंगे। उनका कहना था कि वो तो लाखों सालों से हमारे बीच ही हैं। एलियंस, ये तो बिल्कुल ही अलग दिशा हो गई। हाँ। और वो डीएनए डेटा बैंक वाली बात भी थी।
वो काफी मॉडर्न लगती है। हाँ। उनका ये आइडिया था कि भविष्य में पैदा होते ही सबका डीएनए रजिस्टर होगा, तो फिर खोए बच्चों को ढूंढना आसान होगा, पितृत्व तय करना आसान होगा, क्राइम सुलझाना, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट खत्म। हाँ, पहचान की चोरी तो बीते जमाने की बात हो जाएगी। तो ये दिखाता है कि कैसे अंत या भविष्य की जो कल्पनाएं हैं वो भी समय और तकनीक के साथ बदलती रहती हैं। तो इन सभी भविष्यवाणियों, डर और उम्मीदों को देखकर आखिर में क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ एक अंत का डर है या फिर इसमें किसी नई शुरुआत की चाहत भी छिपी हुई है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। स्रोत के आखिर में इनका क्यूरो शामन्स का एक विचार दिया गया है जो इस सवाल पर मतलब एक अलग ही रोशनी डालता है। क्या? वो कहते हैं शायद हमें इसे दिनों का अंत कहना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या कहें? शायद इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। एक नई शुरुआत? वाह! इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।